अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्कीन्स के बारे में। उस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो आपसे करनी है वो ये है कि लास्ट कुछ वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे कि हाइड्रोकार्बन का लेक्चर स्टार्ट कर दें, तो हाइड्रोकार्बन की ये सीरीज़ कंटिन्यू हो चुकी है। साथ ही साथ और 12th क्लासेस के भी लेक्चर आएंगे और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द नोट्स सारे अपलोड हो जाएं। जो चैप्टर पढ़ाया जा चुका है उसके नोट्स जो हैं चैनल पर आ जाएं। तो उसके लिए एक टेलीग्राम का चैनल भी बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी कभी कभी रील्स वगैरह शेयर की जाती हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी इन्फॉर्मेटिव रील्स होती हैं। तो उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ठीक है, अब आते हैं बात की हम लोग फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्कीन्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ़िज़िकल, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है एल्कीन्स की, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो उनके स्टेट्स की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं एल्कीन्स के, जिनमें 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, ये फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? गैसेस होती हैं। ठीक है, देन इसके बाद जो नेक्स्ट 14 होते हैं वो लिक्विड्स होती हैं। नेक्स्ट 14 मेंबर्स आर लिक्विड्स। और जो फिर रिमेनिंग हायर एल्कीन्स होती हैं वो क्या होती हैं? हायर एल्कीन्स सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, हायर एल्कीन्स आर सॉलिड। दूसरी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर हम सबसे पहला मेंबर यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 या इथीन की बात करें तो इथीन जो होती है ये कलरलेस गैस होती है। ठीक है, ये गैस होती है, कलरलेस होती है, कलरलेस गैस, जिसके पास थोड़ी सी स्वीट स्मेल आती है। तो उसको हम लोग लिखते हैं क्या कि फेंट स्वीट स्मेल मिलती है हमको। ठीक है ना, इसकी फेंट स्वीट स्मेल मिलती है। बाकी और सारी जो एल्कीन्स होती हैं वो क्या होती हैं? कलरलेस होती हैं और ऑर्डरलेस होती हैं। तो इस बात को नोट भी कर लीजिएगा साथ में कि ऑल द अदर एल्कीन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, मतलब ना उनके कोई कलर होता है ना कोई स्मेल आती है। ठीक है, सिर्फ एल्कीन के पास जो होता है वो हल्की सी स्वीट स्मेल आती है। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें तो ये क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे, यानी कि ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है ना, लिख लेते हैं कि नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। हालांकि अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि मान लें बेंजीन की या फिर हम ईथर वगैरह को बोलें तो ये सारे क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। इनमें जो है एल्कीन्स आसानी से सॉल्यूबल हो जाती हैं। ठीक है, एल्कीन्स आर सॉल्यूबल। तो सॉल्युबिलिटी जो है पोलर सॉल्वेंट में ना के बराबर है, लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो हमको स्पेरिंगली सॉल्युबल या हाईली इनसॉल्युबिलिटी दिख जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें इनकी बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो इसके साइज़ के साथ इंक्रीज़ करती जाती है। साइज़ के साथ इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ऐसा नोटिस किया गया है कि अगर 1-2 मेंबर, जैसे मान लीजिए फर्स्ट मेंबर जो है और सेकंड मेंबर जो है, उनमें अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 केल्विन का डिफरेंस आता है अगर हम बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट की तो। ठीक है, तो ये थी कुछ इनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब चलते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, जिसको हम लोग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजिनेशन। तो हेडिंग ले लेते हैं हाइड्रोजिनेशन, या सिंपली बोला जाए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एल्कीन्स की बात करें तो एक जनरल एल्कीन सबसे पहले ले लेते हैं हम। सपोज करते हैं हमारे पास एक जनरल एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 है, जहाँ पर R कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसका अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, हाँ यहाँ पे ध्यान देना है, जो कैटलिस्ट होगा वो या तो हम रेने निकल ले लेते हैं या फिर पैलेडियम या फिर प्लेटिनम ले लेते हैं। ठीक है, PT यानी प्लेटिनम और PD यानी प्लेटिनम, तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो हम नोटिस करते हैं क्या कि ये जो हाइड्रोजन एक है वो एक इस कार्बन पर लग जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के एक एक कार्बन पर हाइड्रोजन लग जाता है, जहाँ से ये हमको क्या मिल जाता है? CH2 CH3। तो इस तरह से जो हमारी एल्कीन है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? एल्केन में। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास आ गया CH2
डबल बॉन्ड CH2। ये इथीन है, इथीन का हम हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं, सपोज करते हैं प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एक एक कार्बन पर हाइड्रोजन लग जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा। तो इथीन से ये कन्वर्ट हो गया किस में, इथेन में। इस तरह से हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी आती है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होता है, हैलोजिनेशन हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ, सिंपली कहते हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह के, ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो ऐड होते हैं उनको हैलोजेंस बोलते हैं, और वो ऐड होंगे तो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो हैलोजेंस के ऐड होने के लिए हमको जो है क्या करना पड़ता है, कुछ अलग अलग कैटलिस्ट इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जैसे एक जनरल एल्कीन अगर मैं ले लूँ CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसमें अगर हम मान लेते हैं कि ब्रोमीन का रिएक्शन कराएं, तो ये ब्रोमीन का रिएक्शन जो है CCl4 के प्रेजेंस में होता है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे एक ब्रोमीन इस कार्बन पर लग जाएगी, एक ब्रोमीन इस कार्बन पर लग जाएगी, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगा कुछ इसका Br और Br। इसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स, ठीक है ना, यानी कि एडजेसेंट कार्बन पर अगर हमको हैलोजेंस दिख गए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। देन इसका एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज कर लें हमारे पास एक प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस बार इसका रिएक्शन क्लोरीन से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो कैटलिस्ट आएगी, वो जो मीडियम आता है वो ईथर होता है, इथीरियल मीडियम में। तो यहाँ पर भी हमारे पास विसिनल डाई हैलाइड्स बनती है CH2, एक Cl हमको यहाँ पर लग जाएगा, एक Cl हमको यहाँ पर लग जाएगा। जैसा हमने बताया कि एडजेसेंट कार्बन पर अगर हैलोजेंस लगे हुए होते हैं ना, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हैलोजिनेशन, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है जो कि आप हाईलाइट करके नोट कर लें कि अगर हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं किसी भी एल्कीन का, स्पेसिफिकली ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर को अगर हम एल्कीन से रिएक्शन कराते हैं ना, तो जो ब्रोमीन वाटर होता है उसका कलर जो होता है वो ऑरेंज रेड होता है, ठीक है, ऑरेंज रेड कलर का ये होता है। जो इसका ऑरेंज रेड है, अगर हम इसका एल्कीन से रिएक्शन कराते हैं तो हमको विसिनल डाई हैलाइड्स मिलती है। विसिनल डाई हैलाइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं, ठीक है। ये जो होती हैं क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं। तो यहाँ से हम टेस्ट भी कर सकते हैं अनसेचुरेशन का, या कहें तो प्रेजेंस ऑफ एल्कीन्स का किसी भी रिएक्शन में, इसलिए इसको हम लोग टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन भी बोला जाता है, ठीक है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। फिर से समझते हैं क्या कहना है। मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई अननोन लिक्विड, सपोज करिए हमारे पास टेस्ट ट्यूब है जिसमें कोई अननोन लिक्विड है, ठीक है, ये फिल की हुई है। अब इसमें हमने क्या किया, ब्रोमीन वाटर डाला। तो अगर ब्रोमीन वाटर का कलर चला जा रहा है, दैट मीन्स कि इसके अंदर कौन सी लिक्विड है, इसके अंदर कोई एल्कीन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अनसेचुरेशन टेस्ट के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हम इसके बाद तीसरी देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, वो है हमारी एडिशन ऑफ हैलो एसिड की, एडिशन ऑफ हैलो एसिड, ठीक है, या फिर इसको हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड्स भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो हैलो एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड्स का जो एडिशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। जैसे सपोज कर लेते हैं एक हम जनरल एल्कीन ले लेते हैं, डबल बॉन्ड C, ठीक है, इसको हम जनरल एल्कीन मानते हैं। यहाँ पे HX ले लेते हैं, कोई एक हैलो एसिड, HCl हो सकती है, HCl हो सकती है, HBr हो सकती है, या HI भी हो सकती है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एडिशन होता है। ऐसे केस में जब एडिशन होगा तो हमको क्या मिलता है, दोनों में से किसी एक पर हाइड्रोजन लग जाएगा और एक पर हैलोजन लग जाएगा। इस तरह का हमको फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल लें, अगर हम बात करें तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, HCl यहाँ पर एडिशन कर रहा है, तो हमको क्या मिलेगा, CH3 CH2 Cl मिलता है, ठीक है। क्लोरो इथेन बन जाता है। ये बन गया हमारा क्या, क्लोरो इथेन। किससे बना है, इथीन से बना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिएक्शन। अच्छा, अब हमारे पास ये जो एल्कीन है ये अगर सिमेट्रिकल है तो क्या होगा, और अगर अनसिमेट्रिकल है तब क्या होगा। तो इसका ज़रा ध्यान देना पड़ता है कि जब हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहाँ हम केस ले लेते हैं, ठीक है, केस 1 कर लेते हैं कि हमारे पास कैसी एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन होने का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन के एटम्स हों। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में
जब भी ऐसा रिएक्शन होता है यानी हेलो एसिड से रिएक्शन होता है तो एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। एग्जांपल के लिए सपोज कर लेते हैं हमारे पास है CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये हो गई हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन। इसका रिएक्शन हमने कराया HBr से, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर अगर मैं H लगा दूँ और यहाँ पर मैं Br लगा दूँ, तो चाहे आप इस Br को इस कार्बन पर शिफ्ट कर दें और इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पर शिफ्ट कर दें, लेकिन जब भी आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आपको ये 2 ब्रोमोब्यूटेन के फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है ना। आप दोनों तरफ से करके देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है ब्यूट 2 ईन है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्रोमोब्यूटेन से, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। अगर हम इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो इसके मैकेनिज़्म को देखते हैं, तो हम देखते हैं क्या हमने लिया HBr जो है वो आयोनाइज हो रहा है H+ और Br- में। अच्छा, इससे पहले हम रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जिसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किससे, हाइड्रोब्रोमिक एसिड से। तो हमको क्या मिल रहा है, CH3 CH2 Br मिल रहा है, ठीक है। इसी रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही H+ का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इथीन है तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो H+ जो एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो होता क्या, ये प्रोसेस स्लो होती है, जिसमें H+ जो होता है जाके एक कार्बन से जुड़ जाता है, ठीक है, और हमको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर माइनस चार्ज आता है और ये हाइड्रोजन हमारा जाके इसके ऊपर चिपक जाता है। तो हमको क्या मिला, यहाँ पे कार्बोकैटायन मिला। इस कार्बोकैटायन को हम लोग नाम देते हैं क्या, इथाइल कार्बोकैटायन। अब क्या होगा, कार्बोकैटायन एक हाईली अनस्टेबल स्पीशी है क्योंकि ये चार्ज है। तो फर्स्ट स्टेप में ये होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो कार्बोकैटायन है CH2 + CH3, ठीक है ना, इथाइल कार्बोकैटायन, इसके ऊपर ब्रोमीन अटैक करता है, ठीक है। ब्रोमीन एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि अटैक करता है इसके ऊपर। उसके बाद फिर क्या होता है, हमको सीधे सीधे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, Br2 CH2 CH3। ये बन गया हमारा ब्रोमो इथेन। इस तरह से रिएक्शन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इस स्टेप को न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो सबसे पहले HBr जो है आयनाइज होकर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होगा। इस इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, जो कि इसको पाई बॉन्ड से मिलेगा और ये यहाँ का आके एक कार्बन से जुड़ जाएगा। अब चाहे इस कार्बन से जुड़े चाहे इस कार्बन से, दोनों केस में सिनेरियो सेम है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये इस कार्बन पर आए चाहे इस कार्बन पर जाए, दोनों केस में हमारे पास यही कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। दोनों केस में हमारे पास यही कंडीशन बनती है। और दोनों में अगर जब सपोज कर लेते हैं कि हाइड्रोजन इसमें आके लगा, ठीक है, तब भी वही बात होगी। हाइड्रोजन इसमें आके लगता है तब भी वही बात होती है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन यही बात अगर हम सेकंड केस में करें, यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर है तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन में चांसेस बढ़ जाती हैं, एक से ज़्यादा हो जाती हैं। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का अगर एग्जाम्पल लें तो हमारे पास सबसे पहला अनसिमेट्रिकल एल्कीन आता है, वो आता है प्रोपीन। तो CH डबल बॉन्ड CH2 ये आ जाता है, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं इसका रिएक्शन HBr से हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या फॉर्मेशन होगा, अब मेरे पास 2 प्रोडक्ट के चांसेस हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला ये कि हमारे पास आ जाए CH3 और यहाँ आ जाए Br, ठीक है, यानी कि दूसरे कार्बन पर लग गया। या फिर हमारे पास एक चांसेस ये हैं कि CH3 CH2 Br हो जाए, एक ये हो गया। और ऐसा देखा जाता है कि इसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये वाला हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन ज़्यादा बनता है कंपेरिजन टू ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। ये माइनर बनता है, ठीक है। ये हमारा क्या है 1 2 3, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ब्रोमो प्रोपेन है। और ये वाला हमारा क्या है, ये है हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन की जो कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। क्यों यहाँ 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हुई है। तो सिंपल में यहाँ पर जो है हमारे पास जब HBr जो है आयोनाइज होता है H+ और Br- में, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स के जंप करने की, ठीक है। पहला कंडीशन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ सकता है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 कंडीशंस बन जाती हैं। तो एक में हमारे पास बीच वाले पर माइनस चार्ज हो और एक में किनारे वाले पर हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ प्लस और यहाँ आ जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है। ये 2 कंडीशन बनती है। अब हमने क्या पढ़ रखा है, कार्बोकैटायन में पढ़ रखा है कि जो 3 डिग्री के कार्बोकैटायंस होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री के कार्बोकैटायन से कंपेरिजन टू 1 डिग्री। ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन,
कैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में देखा जाए तो ये जो है 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। तो ये अगर मैं इसको A मान लूँ और इस वाले को B मान लूँ तो B जो है हमारा ज़्यादा स्टेबल है कंपेरिजन टू A। दैट इज़ वाई इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मेजर होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन हमको ज़्यादा मिलती है प्रोडक्ट में, और ये जो बनता है हमारा माइनर बनता है, ठीक है, स्टेबिलिटी की वजह से। इसी से एक बेसिस पे एक रूल भी आया था जिसको हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल भी यही कहता है कि मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जहाँ पर हमको 2 डिग्री के कार्बोकैटायंस मिलेंगे या हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच होता है जाके, जो कि लेस सब्सटीट्यूटेड होता है, ठीक है। इन दोनों में देखा जाए तो इस पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पर हमारा ब्रोमीन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो इस तरह से अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हमको 2 तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन मेजर जो प्रोडक्ट होता है वो यही होता है जहाँ पर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है ना। इसीलिए रूल से, मार्कोनिकॉफ रूल से ज़्यादा अगर आप मैकेनिज़्म को समझेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैकेनिज़्म से हम आसानी से निकाल सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए हम इसकी चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो चौथी प्रॉपर्टी जो होती है हमारी वो होती है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन कैसे होता है हमारे एल्कीन्स में, ठीक है। तो जैसा हमारे पास, सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक जनरल एल्कीन है, ये हम इसमें रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 का, ठीक है। H2SO4 का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं इसको हम कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो H2SO4 होता है ना, ये भी जो है मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करता है, ये भी जो है मार्कोनिकॉफ। अच्छा, स्पेलिंग मार्कोनिकॉफ की कहीं कहीं KOFF भी लिखी रहती है, तो जो भी सही हो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, बोलते मार्कोनिकॉफ ही है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डेंस में ही सल्फ्यूरिक एसिड जो है क्या करती है, एल्कीन के साथ रिएक्शन करती है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसका वो यहाँ लग जाएगा और हमारा जो रिमेनिंग उसका पार्ट रह जाता है वो कहाँ लगता है, यहाँ पे लगता है। तो HSO3 ये आके हमारा दूसरे कार्बन पर लग जाता है, ठीक है। अब हम देखना पड़ेगा हमको कि अगेन जैसे हमने प्रीवियस रिएक्शन में देखा मैकेनिज़्म, उसी तरह से इसका भी मैकेनिज़्म देखना पड़ेगा, यानी सिमेट्रिकल होगी तो कहीं भी लगा ले चल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे O4 होगा, O3 नहीं होगा बल्कि HSO4 होगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो हम कहीं भी HSO4 लगा सकते हैं, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो हमको मार्कोनिकॉफ लगाना पड़ेगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जहाँ लगेगी वहाँ पर जहाँ पर लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, सपोज करता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। इसका रिएक्शन मैं करा देता हूँ H2SO4 से। तो H2SO4 का यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, साथ साथ कुछ रिवीजन हो जाएगा पिछले केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का भी। तो ये हो जाता है, ठीक है। अब 2 पॉसिबिलिटी अगेन, लेकिन स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल वही होगा जहाँ पर 2nd डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा। तो मेरे पास ये कंडीशंस आ जाती हैं। अब यहाँ से H+ जाता है, ठीक है, तो वो H+ इससे आके लग गया और जो रिमेनिंग है वो किससे लग जाएगा, इससे लग जाएगा। तो OS डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O देन H, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। हालांकि माइनर प्रोडक्ट भी बनता है, लेकिन अभी हम सिर्फ मेजर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिख भी देते हैं कि ये ओनली मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। जो HSO4 है वो कहाँ लगा है, वो हमारा लगा है किस पे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन जहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, यानी अकॉर्डेंस विद हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे पास जो 5वीं प्रॉपर्टी है एल्कीन की वो क्या है, एडिशन ऑफ वाटर है। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर की बात करें तो यानी कि H2O ऐड होगा, ठीक है। तो जैसे हम एक जनरल एल्कीन ले लेते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास एक जनरल एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, एक जनरल एल्कीन है, वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, ध्यान रखना है एसिडिक मीडियम होगा, इसलिए मैं यहाँ H+ ले लेता हूँ, ठीक है। तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, होगा क्या, RCH CH2, ठीक है। यहाँ पर आके हमारा हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारा आके OH लग गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो ये जो सेम रिएक्शन है ये भी किसके अकॉर्डेंस में हो रहा है, ये भी हो रहा है हमारा अकॉर्डिंग विद
अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी हमको अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं, अनसिमेट्रिकल में जैसे मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड H2, ठीक है। वाटर है HOH, हम इसको लिख सकते हैं, इधर ये न्यूक्लियोफाइल बनता है OH, इधर H+ इलेक्ट्रोफाइल। एसिडिक मीडियम है तो हमारे पास प्रोपीन के लिए दो केस आते हैं, पहला ये कि इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाए, दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहाँ आ जाएं, बीच वाले पर, ठीक है। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर भी जा सकता है और वो इधर भी जा सकता है, तो दोनों में से जिधर भी जाए, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। अब ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये 1 डिग्री है तो लेस स्टेबल। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा CH3 CH CH2 माइनस, यहाँ पर मैं जोड़ लेता हूँ OH, ठीक है, और यहाँ पर आएगा CH3 CH माइनस कर लेते हैं, यहाँ CH2 और यहाँ पे आ जाएगा OH। तो हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं इस तरह से, जिसमें ऊपर वाला ये वाला जो होता है क्या होता है, मेजर होता है। अच्छा H+ छूट गया, यहाँ पे H+ लगा लेंगे, तो यहाँ एक H जोड़ लेते हैं, इसमें भी H छूट गया तो यहाँ एक H लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये नीचे वाला जो होगा हमारा क्या होगा, माइनर होगा। तो इस तरह से हम लोग एडिशन ऑफ वाटर कर सकते हैं, किसमें, एल्कीन्स में। बस ध्यान देना है कि ये भी मार्कोनिकॉफ की तरह मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड कर रहा था, जैसे कि हैलो एसिड्स करती हैं, ठीक है। अब बारी आती है हमारी ऑक्सीडेशन की, ठीक है ना। तो 6th हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, ऑक्सीडेशन। एल्कीन्स का अगर हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या होगा। देखिए एल्कीन्स को ऑक्सीडेशन करते हैं तो या तो कंबशन होता है, ठीक है, या फिर अगर हम कोई और डिफरेंट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करें तो हमको दो कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन दो तरह से होता है, तो हमको दो अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे। तो एक जनरल फार्मूला ले लेते हैं एल्कीन का, और सबको पता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर हम उसको बर्न करते हैं तो हमको क्या मिलता है, CO2 और वाटर मिलता है, ठीक है ना। हमको क्या मिलेगा, CO2 और वाटर मिलता है। एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास इथीन है, इथीन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, बर्न करने पर हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 कार्बन है, इसको 2 कर लेते हैं तो 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 और ये हो गया हमारा बैलेंस। अच्छा 4 हाइड्रोजन भी है तो ये हो गया हमारा बैलेंस। यहाँ पर एक डेटा और ले लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। यहाँ जो इंथैल्पी जो होती है वो निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर -1411 किलो जूल पर मोल की इंथैल्पी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन, जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं। अच्छा अब अगर मान लें हमारे पास सिल्वर कैटलिस्ट है और हाई टेम्परेचर है, तब क्या होगा। तो एक जनरल एल्कीन लेते हैं, ठीक है, ये हमारा सेकंड रिएक्शन है। हम एक क्या करते हैं, जनरल एल्कीन लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ऑक्सीजन से अगेन रिएक्शन कराते हैं, बस इस बार कैटलिस्ट सिल्वर है और लगभग 575 केल्विन के आसपास टेम्परेचर है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। ऐसे केस में क्या होता है, जो हमारा एल्कीन है ना, वो क्या करती है, वो उनका डबल बॉन्ड टूट जाता है और ऑक्सीजन इस तरह से कुछ आके जुड़ जाता है, ये एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इपॉक्सी एल्केन, जिसके बारे में हम लोग बेसिक प्रिंसिपल और ऑर्गेनिक टेक्निक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक नया कंपाउंड बन जाता है इपॉक्सी एल्केन्स, ठीक है। तो इस तरह से चलता है हमारा ऑक्सीडेशन। अगर कैटलिस्ट हो तब, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, वरना तो फिर अगर नॉर्मल ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलेगा, चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन में एक और तरीका है, अगर हम क्या करें, कोई KMnO4 ले लें न्यूट्रल मीडियम में या एल्कलाइन मीडियम में, तब क्या होगा, ठीक है। तो एल्कलाइन मीडियम या उसमें अगर हम लेते हैं तो हमको डाइऑल्स मिलते हैं, जैसे सब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल और एल्कलाइन KMnO4, इसके प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन हो तब क्या होगा, एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट है ये, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, तो एल्कीन्स जो हैं वो रेडली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं अगर हम लोग एल्कलाइन KMnO4 या फिर न्यूट्रल KMnO4 लेते हैं, किसमें, विसिनल में या फिर 1,2 डाइऑल्स में या ग्लाइकॉल्स में, बहुत सारी चीज़ें से बन सकती हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा KMnO4 है, ठीक है, ये KMnO4 जो होता है ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि हम सॉल्यूशन बना रहे हैं एल्कलाइन का। तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, बेस फॉर्मेशन होता है
और अपने खुद जो होता है KMnO4 वो रिड्यूस हो जाता है MnO2 में, और हमको यहाँ 3 नेसेंट ऑक्सीजन मिलते हैं। फिर क्या होता है, जो हमारी एल्कीन है, ठीक है, वो एल्कीन जो है इस वाटर और इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, ये कहाँ से आया है, ये KMnO4 से आया है, ठीक है। 298 केल्विन लगभग रूम टेम्परेचर पे क्या करती है, ये CH2 डाइऑल का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। यहाँ पर 2 अल्कोहल जब लगे होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, डाइऑल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग ध्यान देना होगा कि KMnO4 जो होती है ये खुद रिड्यूस हो जाती है किसमें, मैंगनीज ऑक्साइड में, नेसेंट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, और फिर वही जो है रिएक्शन को प्रोसीड कराता है रूम टेम्परेचर, ये थोड़ा सा ज़्यादा रूम टेम्परेचर से 5-6 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मतलब 25 डिग्री हो या 30 डिग्री के आसपास ये रिएक्शन हो जाता है और हमको डायॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि इस रिएक्शन में जो ये पिंक कलर होता है, KMnO4 जो होती है ना वो डार्क पिंक होती है, ठीक है। KMnO4 जो होती है वो पिंक होती है, वो डार्क पिंक होती है, ठीक है। इसका जो पिंक कलर होता है वो क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है और ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लगता है, ठीक है। ये जो इसका पिंक कलर है ये डिसअपियर होने लगता है और ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनने लगता है। ब्राउन कलर, जो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है वो किस चीज़ का होता है, वो मैंगनीज ऑक्साइड का होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा कि हम लोग ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे ही हम लोग KMnO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एल्कीन को टेस्ट करने के लिए है कि नहीं है, ठीक है। इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी बेयर्स टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेयर्स टेस्ट, जहाँ पर हम लोग KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में लेते हैं, ठीक है। एल्कलाइन मीडियम में ले रहे हैं KMnO4, तो एल्कलाइन KMnO4 को हम लोग बेयर रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। एल्कलाइन KMnO4 इज ऑल्सो नोन एज बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट यानी अल्कलाइन KMnO4 थोड़ा सा बेस डाल के बनाया जाता है, तो उसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, कब, जब उसमें एल्कीन में डालते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग अनसैचुरेशन का टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन के, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन हमारा ओजोन के साथ भी हो जाता है, ठीक है। तो इसी में हम लोग जोड़ लेते हैं क्या कि ऑक्सीडेशन विथ ओजोन, ऑक्सीडेशन विथ ओजोन, ओजोन के साथ जो ऑक्सीडेशन होता है ना, उस फिनोमेना को हम लोग ओजोनोलिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस की अगर हम बात करें तो ओजोनोलिसिस में होता क्या है कि एक जनरल एल्कीन लिया डबल बॉन्ड, ठीक है, ओजोन गैस से रिएक्शन कराया, बस यहाँ पर जो कैटलिस्ट होगा CH2Cl2 होगा, ठीक है। और जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा ठंडा रहना चाहिए, 196 से लेकर 200 केल्विन के बीच में होना चाहिए, काफ़ी ठंडा है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो ऑक्सीजन है वो कुछ इस तरह से कार्बन से जुड़ जाती है, ये, ठीक है ना। ये बन जाता है हमारा एक कंपाउंड जिसको हम लोग कहते हैं ओजोनाइड, इंटरमीडिएट कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये बन जाता है क्या, हमारा ओजोनाइड। ओजोनाइड जो होता है, अगर हम इसको जिंक और वाटर के साथ इसको एज अ कैटलिस्ट लेते हैं तो ये टूट जाता है किसमें, कार्बोनिल ग्रुप्स में, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप्स में। ये जो होता है हमारा, यहाँ से हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का प्रिपरेशन कर सकते हैं इस रिएक्शन के ज़रिए भी, ठीक है। एल्कीन्स को ओजोनलिसिस करके ओजोनाइड बनाया, देन उसके बाद जिंक वाटर कैटलिस्ट लिया है, ठीक है। तो क्लीवेज हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है कुछ इस तरह से करके, यहाँ से इस तरह से टूटता है, जिसकी वजह से हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है। तो जैसी हम एल्कीन लेंगे उसी हिसाब से हमको कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलेंगे, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं ये भी बहुत टाइप के होते हैं, लगभग 6-7 टाइप के होते थे। जैसे हमारे पास एस्टर वगैरह हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, एमाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया। ये सारे के सारे जो हैं कार्बोनिल ग्रुप के कार्बोनिल कंपाउंड के टाइप्स होते हैं। तो इनमें से कुछ भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि हमारे पास एल्कीन कैसी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें कि एक हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इथीन ले लिया, ओजोनोलिसिस कराया O3 CH2Cl2 वेरी लो टेम्परेचर 196 से लेकर 200 केल्विन तक। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन C, एक ऑक्सीजन ऐसे लगा लेते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन, जिंक वाटर
जिंक वाटर कैटलिस्ट लेंगे तो क्या होगा, जिंक वाटर कैटलिस्ट में हमारे पास इसका क्लीवेज होगा यहाँ से, और यहाँ से ओजोनाइड का क्लीवेज हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH। तो ये दोनों सेम ही है, तो ये दोनों किसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों एल्डिहाइड है। कौन से एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, या इसका हम IUPAC नाम देखें तो इसका IUPAC नाम होता है मीथेनल, ठीक है। तो इस तरह से ओजोनोलिसिस का रिएक्शन होता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक लास्ट प्रॉपर्टी जो कि है हमारी 7th, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। मे बी नंबरिंग गलत हो गई हो, लेकिन नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बोलते हैं हम लोग उस प्रोसेस को जिसमें जो है कई सारी छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के एक बड़ा सा चेन बना ले। सपोज करें एक चीज़ छोटा कंपाउंड है, ये दूसरे अपने जैसे एक और कंपाउंड के साथ इस तरह से जुड़ के एक चेन बना ले, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन होना, ठीक है। तो एल्कीन्स जो होती हैं ये पॉलीमराइज होती हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड में। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, क्या है, इथीन है। हम ब्रैकेट लगा के N लिख लेते हैं, मतलब बहुत ढेर सारी इथीन है, ठीक है, बहुत ढेर सारी इथीन है। 473 केल्विन होना चाहिए, 1500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ कि ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, लाइट ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑक्सीजन हो। तो ऐसे केसेस में ये जो एल्कीन होती है यानी इथीन होती है, ये आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। ये आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, कुछ ऐसा बनाती है CH2 CH2, ये हो जाता है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं सारे के सारे। यहाँ पे मैं N लिख लेता हूँ ताकि जो है बराबर हो जाए, जितना हमने लिया सब मॉलिक्यूल्स ऐसे जुड़ गए, तो ये बन गया पॉलीमर। ये था क्या हमारा, मोनोमर था, एक था, अब ये पूरा जुड़ के क्या बन गया, पॉलीमर बन गया, ठीक है। ये कौन सा पॉलीमर है, ये पॉलीमर है पॉलीथीन। ये कौन सा पॉलीमर है, पॉलीथीन, वही पॉलीथीन जो हम लोग डेली यूज़ करके पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, ये वही वाली पॉलीथीन है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है हमारे पास पॉलीमराइजेशन। अगर हमारे पास सपोज करें कि हमारे पास जो है और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन जो है बस परऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ एक कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिगलर-नैटा कैटलिस्ट। जिगलर-नैटा कैटलिस्ट जो होती है ये टाइटेनियम क्लोराइड और ट्राईथाइल एल्युमिनियम से बनती है। तो मैं लिख भी देता हूँ क्या कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है, प्लस ट्राईइथाइल एल्युमिनियम, इन दोनों को मिला के बनती है जिगलर-नैटा कैटलिस्ट। ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है जिगलर-नैटा, ठीक है। ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमारे पास ये पॉलीमर बन जाता है CH2 CH3, ठीक है, N, ये हमारे पास एक पॉलीमर आ जाता है। तो इस तरह से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है जहाँ पर छोटे छोटे मोनोमर्स मिल के एक बड़ा पॉलीमर बना लेते हैं। इसी में हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड भी कुछ इसी फॉर्मेशन में होती है, ठीक है ना, PVC जिसका पाइप वगैरह बनता है, तो वो भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू ही बनता है, ठीक है। तो ये था हमारा एंड केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स का। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।